There is a principle which says the things you do daily will come in your habit. चाहे वो आपके लिए अच्छा हो या फिर आपके लिए बुरा हो, आप जो चीज़ लगातार करेंगे कुछ दिनों तक, आप डेफिनेटली उसके एडिक्टेड हो जाएंगे। और ये जो स्टोरी थी ना, ये आप में से बहुत सारे लोगों की होने वाली है। क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे कौन कौन से रीजंस हैं? देर आर सो मैनी, लाइक सिलेबस कॉज, डोपामिन थ्रू फोन्स एंड फ्रेंड्स, वीक बेसिक्स, नो पास्ट अचीवमेंट्स इन योर एकेडमिक करियर, लो कॉन्फिडेंस। देर आर सो मैनी। अच्छा चलिए 1 मिनट के लिए सेल्फ चेक करते हैं। पिछले 10 दिनों में या पिछले 20 दिनों में आप कितना कंसिस्टेंट रह पाए पढ़ाई में? तो मैक्सिमम आंसर है 0%। कितना फोकस्ड रह पाए? 10%। कॉन्फिडेंस कितना मिला? 0%। स्लीप कितनी ली? 150%। डोपामिन 200%। क्लैरिटी अबाउट गोल नथिंग, 0%। सो क्या आपको लगता है कि आप अपने एकेडमिक करियर में बहुत ज़्यादा आगे जा पाएंगे? डेफिनेटली जा तो सकते हैं अगर आपने इस वीडियो को सीरियस ले लिया। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भैया वीडियो तो बहुत सारी देखी, बट आज तक कोई भी वीडियो भाई को बदल नहीं पाई है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैंने उस पर भी फोकस किया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से बैरियर टू एंट्री है पढ़ाई में, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो मैं उसका भी सोल्यूशन लेकर आया हूँ और मैं आपको बता दूँ कि दिस वीडियो इज फुल ऑफ स्ट्रेटजीज एंड प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स। So let's start. Firstly, you have to take control of your distractions like mobile phone, poor sleep management, poor energy management, your friends, your circle, okay? Because you are the product of your surroundings. सबसे पहले आपको इन चीज़ों पर फोकस करना है। नाउ आज के टाइम पर आप जो वीडियोस देख रहे होंगे इससे रिलेटेड, उसमें आपको यही सुनने को मिल रहा होगा कि भाई एक प्लान बनाइए, एक शेड्यूल बनाइए और उससे स्टिक रहिए। बट भाई जो व्यक्ति इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस के साथ में रहेगा, वो व्यक्ति कभी उस प्लान से स्टिक हो ही नहीं पाएगा अपने पास्ट की वजह से। उसके लिए बैरियर टू एंट्री बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होने वाली है, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। आपको क्या करना है, अगर आप आज से अभी से एक्शन लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले किसी प्रकार की कोई प्लानिंग नहीं करनी है, कोई शेड्यूल नहीं बनाना है, कोई सिलेबस वगैरह नहीं देखना है। आपके पास बुक्स होंगी, आप स्कूल या कोचिंग जाते होंगे। सिंपली आपको क्या करना है, सिर्फ आपको स्कूल या कोचिंग्स में जो टीचर पढ़ाए वहाँ पर कोशिश करिए कि फोकस के साथ बैठिए, कंसंट्रेशन के साथ बैठिए। इसके बाद आप क्या करिए, घर पे आके आप कुछ भी पढ़िए। आप किसी बुक को उठाइए, किसी भी बुक को उठाइए, बिना प्लानिंग के, बिना किसी रीज़न के। आप अपनी बुक को उठाइए फ्री टाइम में और कहीं से भी कुछ भी पढ़िए, किसी भी चैप्टर के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जो टीचर ने पढ़ाया है वो, या फिर किसी भी बुक को उठा के पढ़िए अपने सिलेबस से रिलेटेड। और इसको कम से कम 15 से 20 दिन तक, 10 से 15 से 20 दिन तक लगातार चालू रखिए कि आपको कोचिंग स्कूल में फोकस के साथ पढ़ना है और घर पे आके अपने सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना है। लीव में आपने देखा होगा बहुत सारे प्लान्स बनाते भी होंगे बट डेफिनेटली उसको कभी फॉलो नहीं कर पाए होंगे। मैं कहता हूँ आप ये करके देखिए, इसके आगे के रास्ते मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है भाई, मैंने आपको बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ बताई है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, जो टीचर पढ़ाए उसको पढ़ना है और उसके बाद घर पे आके अपने सिलेबस से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट उठा के उसको पढ़ते रहना है। ठीक है भाई, इतना तो कर ही लोगे अगर थोड़ा भी कुछ करना चाहोगे। नाउ आगे आपको क्या करना है, आपके जब 15 से 20 दिन इसी तरह बीत जाएं तो क्या होगा, इससे डिस्ट्रैक्शन के लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे और आपका जो पास्ट था ना वो अब एक अच्छा पास्ट हो जाए क्योंकि आपने एटलीस्ट कुछ तो पढ़ा है। सो नाउ यू हैव टू मेक प्लान्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको टॉपिक्स लिखने हैं सारे सब्जेक्ट के या फिर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। वेटेज लिखना है, ठीक है, रिसर्च करिए, थोड़ी सी वेटेज लिखना है और इसके बाद कॉन्फिडेंस लिखना है। टॉपिक में आप उस टॉपिक का नाम लिखेंगे, ठीक है। वेटेज में वो उससे कितना वेटेज आने वाला है ये लिखेंगे और कॉन्फिडेंस का मतलब हो गया कि आपको उस चैप्टर में कितना आता जाता है। आपको उस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आपको उस चैप्टर के बारे में थोड़ा पता है, या आपको उस चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे चैप्टर्स को और सारे सब्जेक्ट से चैप्टर को डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसके बाद अकॉर्डिंग टू योर वेटेज, अकॉर्डिंग टू योर कॉन्फिडेंस एंड अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर्स आपको डिफरेंट चैप्टर्स में डिफरेंट टाइम देना है। ठीक है, और आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी उस चैप्टर है, उस सब्जेक्ट को देना है जिसका वेटेज ज़्यादा है बट वो आपकी वीकनेस है। ये चीज़ें आपको अभी से देखते हुए चलना है। मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताता हूँ कि बोर्ड्स के टाइम पर मेरी एसएसटी बहुत ज़्यादा वीक थी, बहुत ज़्यादा वीक थी। एसएसटी के प्री बोर्ड्स में मेरे 40 आउट ऑफ 80 नंबर आया करते थे। बट मैं आपको बता दूं कि आखिरी के 15 डेज में मैंने एसएसटी को इस तरह से पढ़ा कि मेरे एसएसटी में 96 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे। एसएसटी को मैंने ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी, इसलिए मेरी जो मैथ्स थी जिसको मैंने बहुत ज़्यादा कम प्रायोरिटी थी, मैथ्स से मेरे नंबर कम हो गए जो कि 85 आए थे। तो बेसिकली आप अभी से अपनी वीकनेस पर प्रायोरिटी देना चालू कर देंगे तो डेफिनेटली कुछ समय बाद ये सारी चीज़ें इक्वल हो जाएंगी। नाउ आपको समझ में आ गया होगा कि अगले 1 महीने में आपको क्या करना है। सबसे पहले तो एकदम फ्री टेंशन हो जाइए, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको केवल अपने स्कूल और कोचिंग में फोकस के साथ पढ़ना है। इसके अलावा घर पे आके कुछ भी उठाइए रैंडमली और कुछ भी पढ़ने लगिए। नाउ एक छोटा सा रेड फ्लैग के बारे में आपको बताता हूँ।
कई बार क्या होता है कि हम किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं बट हमें वो समझ में ही नहीं आ रहा होता है, समझ में ही नहीं आ रहा होता है। उसके रीजंस आपको पता है क्या होते हैं? उसके रीजंस आपको फाउंडेशन नहीं पता होती, फाउंडेशन। जैसे कि मान लीजिए मैथ में कोई एल्जेब्रा से रिलेटेड आपके 10th में 12th में एल्जेब्रा से रिलेटेड कोई भी सवाल है, ठीक है। अब जब आपको एल्जेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे, डिविजिबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे, तो बेसिकली आप उन सवालों को कैसे सॉल्व कर पाएंगे? सबसे पहले वो चीजें पढ़िए जो चीज एल्जेब्रा पढ़िए, ठीक है। इसके बाद उस कॉन्सेप्ट को मूव करिए। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो बैरियर टू एंट्री टू सॉल्व दैट सवाल वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर जो बैरियर होता है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा कम करने का मैं प्रयास करता हूँ, रुकावट जिसे बोलते हैं ना। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कुछ लोग पढ़ते तो जाते हैं बट उनके एग्जाम में रिजल्ट नहीं आ पाता है। क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते हैं, रिवीजन। बिलीव में रिवीजन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम ह्यूमंस चीज़ों को भूलते जाते हैं, नई चीज़ों को अगर हम पढ़ेंगे तो पिछली वाली चीज़ों को हम भूलते जाएंगे। तो रिवीजन टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में आगे भी बात करूंगा। तो रिवीजन को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। रिवीजन से आपका कंटेंट दोबारा से रिवाइज होता है। आपको क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, देखिए रिवीजन आपको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले एक्टिव रिकॉल करने, इसके द्वारा आप कर सकते हैं एक्टिव रिकॉल करके, ठीक है। इसके बाद आप नॉर्मल रिवीजन कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना के रिवीजन कर सकते हैं, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके रिवीजन कर सकते हैं। तो बेसिकली इससे क्या होगा, आपकी क्वेश्चन फ्रेमिंग अच्छी हो जाएगी, अब कंटेंट के बारे में अच्छा रिवाइज हो जाएगा, कंटेंट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और जो आप एरर करते हैं क्वेश्चंस को लिखते वक्त या रिवाइज करते वक्त या फिर कंटेंट के बारे में जो एरर होते हैं आपके दिमाग में, वो सारी चीज़ें भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो बेसिकली यहाँ तक आपने क्या सीखा, मैं आपको बोल रहा हूँ सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको कुछ भी नहीं करना। अगले 20 दिनों तक उसी तरह से पढ़िए जैसा मैंने बताया है। इसके बाद थोड़ी सी स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़िए, प्लानिंग करके पढ़िए। उसके आगे 1-2 महीने तक, ठीक है। इतना आप कर लीजिए, आपको रिजल्ट ऑटोमेटिक दिखेगा, बिलीव मी। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू 5 टेक्निक्स दैट विल ब्लो योर माइंड। फर्स्ट वन इज ब्लर्टिंग मेथड, इसको हम एक्टिव रिकॉल ही बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि आपको किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक जिसको भी आपको रिवाइज करना है, जिसको भी आप पढ़ चुके हैं, जस्ट पढ़ने के बाद आपको एक्टिव रिकॉल करना है। एक्टिव रिकॉल का मतलब हो गया कि आपको चैप्टर को क्लोज करने के बाद, आपको चैप्टर को पढ़ लेने के बाद और आपने जितना भी कुछ सीखा वो शुरू से लेकर एंड तक आपको लिखते चले जाना है, ठीक है। इसके बाद आपको अपनी टेक्स्ट बुक से मिलाना है उसको, और जहाँ पर भी आपको गैप दिखे उस चीज़ को अगेन जाइए और अगेन पूरा पढ़िए, ठीक है। इसके बाद जैसे उसको पढ़ लें देन अगेन शुरू से लेकर एंड तक उस चीज़ को रिकॉल करिए। और भाई एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ, ये सारी चीज़ें आपको पता होने के बावजूद आपका कुछ नहीं होगा अगर आप इनको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक इज़ फेनमैन टेक्निक। ये टेक्निक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्सनली मेरे बहुत ज़्यादा काम आई है, ठीक है। सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी चैप्टर या किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद अगर आप चाहते हैं कि वो टॉपिक या वो चैप्टर आपके दिमाग में सेट हो जाए, तो आपको क्या करना है, इस टेक्निक का यूज़ करना है। इस टेक्निक में आपको क्या करना है कि आपको उस टॉपिक या उस चैप्टर को पढ़ाना है। किस तरीके से पढ़ाना है, इस तरीके से पढ़ाना है एकदम लोकल लैंग्वेज में। लोकल लैंग्वेज में आप जैसे भी बोलते हो उस लैंग्वेज में आपको पढ़ाना है शुरू से लेके एंड तक। बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में एकदम सिंप्लीफाई करके, अगर आप चीज़ों को सिंप्लीफाई करके शुरू से लेके एंड तक जो भी आपने पढ़ा है या जिसको भी आप इस टेक्निक के द्वारा याद करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपको उस चीज़ को एकदम सिंप्लीफाई करके शुरू से लेके एंड तक पढ़ाना है। किसी को भी पढ़ाना है, आप वो पेज को पढ़ाइए, आप दीवालों को पढ़ाइए, आप कैमरे को पढ़ाइए, आप खुद को पढ़ाइए। ऐसे पढ़ाना है जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा हो, ठीक है। इस प्रकार से जैसे आप ये चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली जो इफेक्ट आएगा ना, मज़ा आ जाएगा भाई। नाउ द नेक्स्ट टेक्निक इज स्पीड रिपीटिशन टेक्निक। इसमें क्या होता है देख लीजिए, इट्स ऑल अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ रिवीजन। रिवीजन इम्पोर्टेंस, रिवीजन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ओके। ये क्या कहता है, ये कहती है, ये टेक्निक ये कहती है कि आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद 2 दिन बाद उसको रिवीजन करना है, या किसी भी टॉपिक के पढ़ने के बाद 2 दिन बाद उसका रिवीजन करना है। इसके बाद नेक्स्ट रिवीजन 5 दिन बाद करना है। इसके बाद नेक्स्ट रिवीजन 15 डेज बाद करना है। देखिए ये कोई टेक्निक ऐसी नहीं है कि आपको डेली रिवीजन करना है, आपको 2 दिन बाद रिवीजन करना है, 5 दिन बाद रिवीजन करना है, 7 दिन बाद रिवीजन करना है, देन 15 डेज बाद रिवीजन करना है। इस तरह से जब आप रिवीजन कर लेंगे किसी भी चैप्टर, किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट का, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। और भाई कई लोग सोच रहे होंगे कि यार टेक्निक्स तो बहुत सारी होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी भी टेक्निक होती हैं, बट आपको ये फालतू टेक्निक ही बताने को मिली है। तो भाई मैं आपको बता दूँ, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। आपको 80/20 रूल, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 80/20 रूल मैं आपको क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी आपको 80/20 रूल की आवश्यकता ही नहीं है। अभी आपको टोटल पढ़ना है भाई, 100% पढ़िए ना। ये 80/20 में क्या लगे हुए हैं, ठीक है। बोर्ड्स का सिलेबस वैसे भी इतना कम होता है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। जब समय कम आएगा, समय के हिसाब से मैं डेफिनेटली आपको सारी टेक्निक्स बताऊंगा। नाउ द नेक्स्ट टेक्निक इज डुअल कोडिंग। डुअल कोडिंग के अकॉर्डिंग आपको विजुअल्स बनाने हैं टेक्स्ट के फॉर्म में। अब देखिए पेंटिंग तो बना नहीं सकते हैं, आपको विजुअल्स का मतलब पेंटिंग तो आप बना नहीं सकते हैं,
टेक्स्ट वगैरह बना सकते हैं। टेक्स्ट के फॉर्म में आपको विजुअल्स बनाने हैं, जैसे कि ये क्या होते हैं, ये होते हैं माइंड मैप्स। माइंड मैप्स किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको माइंड मैप बनाना है। माइंड मैप क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने ये चैप्टर पढ़ा, अब इस चैप्टर में ये टॉपिक थे, इस टॉपिक ये होता है, इस टॉपिक के कुछ सब टॉपिक्स थे, इस सब टॉपिक की डेफिनेशन क्या है, ये है। इस तरीके से इस टॉपिक से किस तरह के सवाल बनते हैं, इस वाले टॉपिक से किस तरह के सवाल बनते हैं, बाकी टॉपिक से ये एक दूसरे से कनेक्टेड किस तरह हैं। ये सारी चीज़ें डुअल कोडिंग के अंदर आती हैं कि आपको विजुअल्स बनाने हैं। जब आप विजुअल बना लेंगे ना, तो आप उस चीज़ को कभी भूल नहीं पाएंगे जल्दी जल्दी। और साथ में फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, तो फॉर एग्जांपल वो टॉपिक जिससे कनेक्टेड है, अगर आपको वो टॉपिक आता है तो आप थोड़ा बहुत उस टॉपिक के बारे में डेफिनेटली अपने मन से या फिर थोड़ा सा रिकॉल करने में आपको आसानी होगी। तो इस तरीके से आप माइंड मैप्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, प्लस शॉर्ट नोट्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर फ्लो चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डुअल कोडिंग आपको विजुअल्स क्रिएट करने हैं। लास्ट एंड फिफ्थ टेक्निक इज एग्जाम सिमुलेशन टेक्निक। मैं आपको एक बहुत ज़्यादा अच्छी सी कहानी बताता हूँ, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। मेरे 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में और मेरे 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में, ये दोनों बोर्ड एग्ज़ाम में सारे के सारे पेपर्स, पाँचों पेपर्स में मैंने हर एक बार छोड़ के आया हूँ। पाँचों पेपर मैंने 2 नंबर का छोड़ा हो, 5 नंबर छोड़ा हो, 10 नंबर छोड़ा हो, बट मैंने छोड़ा है। इसके रीज़न जानते हैं आप लोग? मैं कभी भी सैम्पल पेपर्स का प्रैक्टिस नहीं करता था, कभी भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स को सीरियस नहीं देता था, क्योंकि मैं अपने स्कूल में किसी को सीरियस लेता नहीं था, किसी भी टीचर को या इस तरीके से। तो मैंने कभी भी सीरियस होकर एग्ज़ाम्स दिए ही नहीं, मैं कभी सीरियस होकर बैठा ही नहीं कि भाई मैं पेपर दे रहा हूँ। जिसकी वजह से मैंने बोर्ड एग्ज़ाम तक में, जिसमें मैं काफ़ी सीरियस हुआ था, उसमें भी मैंने अपने पेपर को छोड़ा। क्यों? मेरी आदत पड़ गई थी, अगर मैं 5 मिनट पेपर करूँगा सीरियस होकर फोकस के साथ, तो डेफिनेटली मुझे 5 मिनट का आराम चाहिए। 5 मिनट में कुछ और सोचूंगा या फिर आराम करने को, एकदम रिलैक्स होने को चाहिए। इससे मुझ पर बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ा था, नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था। बट एग्ज़ाम सिमुलेशन क्या कहता है कि आपको 1 हफ्ते, 15 दिन, 1 महीने, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो आपको क्या करना है कि आपको एग्ज़ाम सिमुलेशन, नाम से ही क्लियर है कि आपको एक एग्ज़ाम का सिमुलेशन क्रिएट करना है। सिमुलेशन मतलब विच इज़ नॉट रियल बट सीम्स इज़ रियल, जो दिखता रियल है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको कुछ देर इस तरीके से बैठना है, अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स को उठाइए या फिर किसी भी ऑनलाइन एग्ज़ाम, आप बहुत सैम्पल पेपर वगैरह से कुछ भी उठाइए, ठीक है। आपको 3 घंटे, 2.5 घंटे इस प्रकार से बैठना है और सीरियस होके इस तरह से किसी भी एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करना है, किसी भी पेपर को अटैम्प्ट करना है जैसे आप बोर्ड एग्ज़ाम बैठे हों। ये प्रैक्टिस जब आप अपने प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा अच्छे इफेक्ट पड़ेंगे, दिखाई देंगे। ठीक है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आपके कम होंगे। बाय द वे, मैंने डिस्ट्रैक्शन के ऊपर डिस्ट्रैक्ट द डिस्ट्रैक्शन, ये एक मैंने वीडियो बनाई जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो डेफिनेटली आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें मैंने जो बताई ये पसंद आई होंगी, आपको कुछ इफेक्ट पड़ा होगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ भाई यार, स्टार्टिंग मैंने यही कहा था कि भाई बैरियर जो है ना, मैं उसको तोड़ना चाहता हूँ। तो बिलीव मी, बैरियर तोड़ने का प्रयास करिए। एक बार आप स्टार्ट कर देंगे चीज़ें, थोड़ा सा अगर लंबे समय के लिए आपने खींच दी, जैसे कि मैंने बताया 15-20 दिन आपको किस तरह से पढ़ना है, तो डेफिनेटली आप हो सकता है कि पढ़ने लगें, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, उसको एक्शन में लाइए। ओके, इसी प्रकार की वीडियोस मैं चैनल पर लाता रहता हूँ, ठीक है। तो हो पाए तो जुड़े रहिएगा। बाकी आप किसी भी चीज़ में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न है, क्लास 10th बोर्ड से रिलेटेड, क्लास 9 या इस प्रकार से, तो डेफिनेटली आप कॉमेंट कर सकते बिना किसी हिचक के, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे।